You all? I hope you guys are doing good. And yes, welcome back to the YouTube channel of Unacademy. I hope you guys are studying really hard and working really hard. So, in today's class, we are going to be discussing about 2 points from your chapter of audit documentation and audit evidences. तो इस चैप्टर के हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के बारे में और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में. ऑलराइट. सो दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे. एंड उसको आज हम उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ये जो पूरा आपका जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको पूरा टेक्स्ट दिख रहा है वो सारा आपके स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है. एंड वेन एवर आई एक्सप्लेन एनी पॉइंट आई मेक श्योर दैट आई पिक एवरीथिंग फ्रॉम योर स्टडी मैट so that I don't miss anything. Okay, so yes, and also first of all, let me introduce you all if you don't know me. My name is Deepika Rathi and I am a chartered accountant, and I'm a teacher on the Unacademy, and I'm teaching subject of audit for CA inter students. So if you want to learn from me, you can subscribe on the Unacademy and you can study audit with me live, and you can use my code, that is the DeepikaRathi, to avail an extra 10% discount. Okay, and also आपके एक सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप ऑडिट का सब्जेक्ट मेरे से पढ़ रहे हैं और अगर आपने अनअकैडमी पे सब्सक्राइब किया है, तो उस एक सब्सक्रिप्शन पे आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स के सारे सब्जेक्ट्स का कोचिंग ले सकते हैं विद इन दैट सब्सक्रिप्शन. सो इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड अ वेरी कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव. सो आई होप you guys are now aware about it and will avail the offer. Now let's get started with our class कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. तो हमने बताया external confirmation and initial audit engagement. So let's start it now. So the text is right in front of your screen, which is on the external confirmation. तो ये जो आप वर्ड है ना external confirmation, ये क्या है? बहुत बार सुनते हैं आपके हर ऑडिट के चैप्टर में बार बार external confirmation आएगा. ऑडिट में भी एविडेंस कलेक्ट करने के टाइम पे आपको external confirmation आएगा. एट वेरियस टाइम्स जब भी ऑडिट प्रोसीजर्स की बात होती है तो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन की भी बात होती है. तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन होता क्या है. सो द डेफिनेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. You have to read with me. Chalo, let's get started. External confirmation may be defined as an audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party, which is in the bracket the confirming party, in paper form or by electronic or other medium. Chalo bhai, डेफिनेशन तो पढ़ लिया, क्या समझ में आया आपको? तो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट पे गए. ठीक है, आप ऑडिट पे गए, आपने बैलेंस शीट चेक करना स्टार्ट किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारा डेटर्स का बैलेंस देखा. ठीक है, डेटर में फॉर एग्जाम्पल आपके 20 lakhs का बैलेंस था. उसमें से एक पार्टी थी XYZ. फॉर एग्जाम्पल उसमें एक पार्टी थी XYZ जिसमें से आपको आपका उनसे पैसा लेना बाकी था, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज. ठीक है, तो अब आपने सोचा कि एक्चुअली में इस पार्टी से 10 लाख रुपए लेने बाकी है कि नहीं. अब डाउट आते हैं. हर चीज जब आप ऑडिट करोगे ना, जब आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करोगे, यू हैव टू चेक एवरीथिंग. ओके, नाउ व्हेन यू सी दैट द डेटर से 10 लाख रुपीज बाकी है, सो व्हाट यू विल डू इज you will confirm it from party XYZ. You will send a confirmation letter. आप XYZ को एक लेटर भेजोगे. ठीक है, रिक्वेस्ट करोगे, उनको बोलोगे अगर आपकी बुक्स में इतना ही बैलेंस बाकी है या अगर आपको इतना बैलेंस देना बाकी है इस फर्म को, तो आप क्या कीजिए, इस बैलेंस को कंफर्म करके हमको दीजिए. तो इससे क्या होगा, ऑडिटर बेसिकली इज कंफर्मिंग द बैलेंसेस फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो थर्ड पार्टी क्या करती है, कंफर्म करती है कि हाँ मुझे इतना देना बाकी है या मुझे इतना लेना बाकी है. तो ये जो बैलेंसेस है अकाउंट के, जो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के जो बैलेंसेस होते हैं, ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो बैलेंसेस होते हैं, हमारी जो ऑडिटर क्या करता है, जब भी आप भी इनफैक्ट जब ऑडिट पे जाओगे तो 100% हम हर चीज की चेकिंग नहीं कर सकते हैं, राइट. तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स और अकाउंट पेएबल्स में से क्या होते हैं, अपने सैम्पलिंग के हिसाब से कुछ पार्टीज निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 पार्टीज निकाल लेते हैं और इन 10-20 पार्टीज को हम क्या भेजते हैं, हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप हमको ये बैलेंस कंफर्म करके दो कि एक्चुअली आपकी बुक में ही
इतना बैलेंस बाकी है या नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ऑडिटर क्या करेगा, इससे ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि जो एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंसेस दिख रहे हैं क्या वो करेक्ट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो इसलिए ऑडिटर क्या करता है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन करता है, जैसे नेम सजेस्ट करता है आपका एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, मतलब कंफर्म करना कुछ फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टी। तो व्हाट डू यू कंफर्म, बेसिकली यू कंफर्म द अकाउंट बैलेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल confirmation from the external parties, from the confirming parties। confirming parties कौन हो गई, जो हमें confirm करके देगी ये बैलेंस। ठीक है, आई होप एक्सटर्नल confirmation का पॉइंट अभी आपका समझ में आ गया हो आपको कि क्या होता है। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप सो आई नो दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, चलो डेफिनेशन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसके साथ साथ हम काफी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन में होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। तो पहले मुझे बताओ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होगा। पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये है अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर इंडिकेटिंग वेदर द कंफर्मिंग पार्टी अग्रीज और डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट और प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या हो गया, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को फॉर्म करता है, मतलब उस वो एक कंफर्मेशन बनाता है। जैसे हम लेटर भेजते हैं लोगों को तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है, राइट, कोई भी चीज का। तो वैसे ही एक कंफर्मेशंस के लिए भी ऑडिटर के पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में ऑडिटर क्या लिखता है, एड्रेस करता है उस पार्टी को, फिर उसमें सो एंड सो अमाउंट लिखता है कि आप मुझे ये बैलेंस क्या कीजिए, कंफर्म करके दे दीजिए। तो ये होता है, ऑडिटर क्या करता है, अपने एंड से ये कंफर्मेशन भेज देता है वो सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी को, और कंफर्मिंग पार्टी भी डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्ड करती है, ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करती है, एंटिटी को नहीं भेजती है। वो किसको भेजेगी, ऑडिटर को डायरेक्टली, किसको भेजेगी, ऑडिटर को डायरेक्टली भेज देगी वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और वेदर टू कंफर्म और नॉट। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक ऐसा रिक्वेस्ट है जिसमें आप कंफर्मिंग पार्टी को, कंफर्मिंग पार्टी क्या करती है, डायरेक्टली ऑडिटर को ऑडिटर को क्या भेजती है, डायरेक्टली ऑडिटर को आप वो कंफर्मेशन अपना भेजती है, और उसमें बताती है कि जो आपने बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में लिखा था, क्या जो कंफर्मिंग पार्टी है उस बैलेंस से अग्री करती है कि नहीं करती है। तो ये क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्स देगा कंफर्मिंग पार्टी उसको हम ये बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हो गया, अगर आप इस बैलेंस से अग्री करते हो या नहीं करते हो तो आप हमको बताओ, एंड इट इज डायरेक्टली सेंड टू हु, इट इज डायरेक्टली सेंड टू द ऑडिटर। ऐसा नहीं होगा कि वो पहले किसको भेजेंगे, एंटिटी को भेजेंगे। देखो, द मेन आइडिया बिहाइंड कंफर्मिंग अ बैलेंस इज कि आप जो एंटिटी की बुक्स में जो स्टेटमेंट्स में बैलेंस दिख रहा है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, उसको जानना होता है, तभी हम क्या भेजते हैं, कॉन्फर्मेशन भेजते हैं। तो इस केस में जिससे भी हम कंफर्म कर रहे हैं बैलेंस, जो कंफर्मिंग पार्टी है, अगर वो कंफर्मिंग पार्टी एंटिटी को भेज देगी तो क्या हमारा मोटिव फुलफिल होगा, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, बैलेंस कंफर्म करेगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट हमको वो कंफर्मेशन दे ही ना, मैनेजमेंट को लगे कि नहीं इस पार्टी ने तो हमारे बैलेंस के साथ अग्री नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम ऑडिटर को देंगे ही नहीं ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसीलिए डायरेक्टली किसको दिया जाता है, इसीलिए डायरेक्टली कंफर्मिंग पार्टी किसको रिस्पॉन्ड करती है, ऑडिटर को रिस्पॉन्ड करती है, ताकि क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कोई भी मिसस्टेटमेंट के चांसेस नहीं हो। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है दैट द कंफर्मिंग पार्टी विल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड किसको, टू द ऑडिटर, इंडिकेट क्या करेगी कि वेदर जो कंफर्मिंग पार्टी है वो अग्री करती है या डिसएग्री करती है विद द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो अकाउंट की बैलेंसेस रिक्वेस्ट में जो हमने मेंशन किए हुए होते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। चलो नाउ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब है a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request। मतलब एक नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट ये होता है कि आप सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि अगर आप डिसअग्री करें बैलेंस को तो ही इसका क्या करना, आप रिप्लाई करना। तो नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली, सिर्फ वो कब आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसअग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। अगर वो सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी अगर डिसअग्री करती है इंफॉर्मेशन के जो अंदर मेंशन्ड है, जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर जो भी बैलेंस या जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, अगर आप उससे डिसअग्री करते हो तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे डायरेक्टली ऑडिटर को। अगर आप अग्री करते हो तो आप क्या करोगे, यू विल नॉट रिस्पॉन्ड। अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर only if the confirming party
disagrees with the information provided in the request. अगर आप disagree करते हो तो ही आप हमको वापस रिप्लाई करो, नहीं तो मत करो. चलो, नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है? Failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered. मतलब क्या हुआ? मतलब ऑडिटर ने confirmation request भेजा confirming party को, हो सकता है कि वो डिलीवर ही ना हुआ हो सकता है कि वो डिलीवरी ना हुआ हो, या फिर कंफर्मिंग पार्टी ने खुद ने सामने से ही रिस्पॉन्ड नहीं दिया. अभी हम नीचे जाके पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है कि आपने जिस पार्टी से कॉन्फर्मेशन मांगा वो सामने वाली पार्टी क्या है, कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, तो वो क्या करेगी, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगी. तो अ फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, सामने वाली पार्टी ने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, और फुल्ली रिस्पॉन्ड या पूरी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया टू अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. आपने पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा था जिसने आपने क्या रिक्वेस्ट किया था. अगर आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो इस इंफॉर्मेशन से, तो आप क्या करोगे, ऑडिटर को डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करोगे, रिस्पॉन्स अपना बताओगे कॉन्फर्मेशन का. तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन का कोई सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी या तो आपको क्या बोलती है, रिस्पॉन्स ही नहीं देती है, या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देती है, या फिर कंफर्मेशन उसको डिलीवर ही नहीं दिया, हुआ ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिस्पॉन्स. ऑलराइट, आगे क्या है, एक्सेप्शन. A response that indicates a difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's record and the information provided by the confirming party. हो सकता है आपने किसी और चीज की इंफॉर्मेशन मांगी हो और सामने वाली पार्टी ने किसी और चीज की इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे. ओके, सो राइट नाउ हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा कि एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन क्या होता है, और एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के रिलेटेड हमने काफी डेफिनेशंस पढ़ी कि पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है. सो आई होप बाय नाउ एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस क्या होते हैं, इट इज क्लियर इन योर हेड. वेरी गुड. इफ यस, गिव मी अ थम्स अप. चलो, let's go ahead. Let's discuss more about external confirmation, which is when using an external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over external confirmation request, including. मतलब जब भी आप external confirmation procedures use करते हो, तो ऑडिटर को क्या मेंटेन करना होता है, ऑडिटर को काफी कंट्रोल्स मेंटेन करने होते हैं ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट. मतलब जो भी ऑडिटर रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो भी ऑडिटर कंफर्मिंग पार्टी को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो इस दौरान ऑडिटर को बहुत सारे कंट्रोल्स मेंटेन करने होते हैं. वो क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं. डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, मतलब किस तरह का आपको इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी से कंफर्म करवाना है, उसको ऑडिटर को पहले ही डिटरमाइन करना पड़ेगा. मतलब वेदर इट इज एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंसेस या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कोई चीज कंफर्म करवानी है, तो उस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन को आपको कंफर्म या फिर चेक कराना है, तो आप क्या करोगे, यू विल डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ कंफर्मेशन request. Okay, so while performing an external confirmation procedure, first thing is that you should be aware about what information you have to request and confirm. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, हजारों हजारों पार्टी के यार, साल में एक एंटिटी ने 365 डेज काम किया है, ठीक है. तो अब क्या होगा, उसमें हजारों डेटर्स होंगे, हजारों क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं. तो अगर आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन कौन से कंफर्मिंग पार्टीज, कौन कौन से पार्टीज से रिक्वेस्ट करना है, कौन कौन सी पार्टी को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डालना है, तो वो क्या होगा, उसमें आपको क्या सैंपल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और आप सैंपल के हिसाब से क्या करोगे, कंफर्म करोगे अपना बैलेंसेस. तो जो आप हजारों की ट्रांजैक्शंस में, हजारों की पॉपुलेशन में से जो आप, फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 ट्रांजैक्शंस कंफर्म कराने हैं 20 पार्टीज से, तो अगर आप वो जो 20 ट्रांजैक्शन निकालते हो, ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक यूज करनी चाहिए, प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए, और अप्रोप्रिएटली वो बैलेंस को सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको कौन कौन सी पार्टी से कंफर्म कराना है बैलेंस. तो सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. ओके, वेरी गुड. Moving on to the next point, that is designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and contain return information for response to be sent directly to the auditor. मतलब क्या, मतलब ये जब भी आप कॉन्फर्मेशन को डिजाइन करोगे, तो आप क्या करोगे, प्रॉपरली उसमें हर चीज मेंशन करोगे, जो चीज आपको कंफर्म करनी है वो अच्छे से मेंशन होगी, और क्या होगी, आपने अपना एड्रेस, ऑडिटर को अपना एड्रेस भी प्रॉपरली डालना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, ताकि सामने वाली पार्टी डायरेक्टली ऑडिटर के एड्रेस पे क्या कर सके, रिस्पॉन्स अपना भेज सके. और जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हो, जिस मैनेजमेंट को, जिस कंपनी को, जिस पार्टी को आप एड्रेस कर रहे हो, जो भी कंफर्मिंग पार्टी है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली एड्रेस
एड्रेस करना पड़ेगा कि आप किसके लिए किसका क्या कंफर्म करने के लिए आपने क्या भेजा है। तो क्या हो गया, जब भी आप डिजाइन करते हो एक एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिजाइन इट इन अ वे दैट इट इज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, आपका एड्रेस ऑडिटर का प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, और ताकि आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाए, वो कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये है सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू दी कंफर्मिंग पार्टी। मतलब अगर आपने एक बार भेज दिया, ठीक है, आपने भेज दिया, पर सामने वाली पार्टी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया आपके कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को, तो आप क्या ड्राफ्ट करोगे, आप फॉलो अप रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करोगे, उनको बोलोगे हमने आपको ये कंफर्मेशन भेजा था, आपने हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो प्लीज टाइमली हमें क्या कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, हमें कंफर्म कीजिए बैलेंस। तो हमारे ये पॉइंट्स क्या हो गए, हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। हमने क्या पॉइंट पढ़े, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स करने के टाइम पे ऑडिटर को काफी कंट्रोल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहला तो यही हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करानी है उसको डिटरमाइन तो करना ही पड़ेगा, राइट, दैट्स बेसिक। सेकंड हो गया सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, अब किस किस पार्टी से कंफर्म कराना है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अच्छे से डिजाइन करना है अपना कंफर्मेशन, ताकि क्या करे, प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और अगर सामने वाली पार्टी ने आपको क्या किया, आपके रिक्वेस्ट को क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप क्या करोगे, फॉलो अप रिक्वेस्ट डालोगे, विच इज वेरी बेसिक। तो जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े, बड़े बेसिक से पॉइंट्स पढ़े कि एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स के दौरान क्या कंट्रोल्स मेंटेन करने चाहिए। आपके एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप क्या ये चारों पॉइंट्स लिख कर आएंगे। चलो, वेरी गुड, ओके। तो जब भी मैं कोई चीज को रिपीट करती हूँ, आई कीप रिपीटिंग everything in my class so many times so that you guys definitely learn it in the class. The main objective of me teaching any theory subject in the class is कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपको क्लास में ही याद हो जाए। ये मेरा हमेशा मोटिव रहता है अनअकैडमी पे पढ़ाने के दौरान। तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है और सब कुछ चीजें याद करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेरी गुड, चलो, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, मतलब वो इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन का आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म्ड टू कंफर्म और रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। ये तो मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर जनरली किस में यूज होता है, जनरली जब हमको किसी तरह का कोई अकाउंट का बैलेंसेस या दूसरी चीजें क्या करनी, कंफर्म करनी होती है सामने वाली पार्टी से। They may also be used to confirm terms of agreement। हो सकता है हम किसी के साथ अग्रीमेंट में एंटर किए हों और ऑडिटर को क्या करने हो, वो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट को क्या करने हो, वेरीफाई करने हो, कंफर्म करने हो। तो सामने वाली पार्टी जिससे हमने अग्रीमेंट के साथ एंटर किया है, ऑडिटर हो सकता है उससे क्या करे, उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजे और पूछे कि आपकी कंफर्मिंग टर्म्स जो है अग्रीमेंट के वो यही है कि नहीं, मुझे कंफर्म कर दो। तो हो सकता है अकाउंट बैलेंसेस को भी हम कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करते हैं। और ऑल्सो अगर हमें कोई टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट को कंफर्म कराना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कराना हो और ट्रांजैक्शन बिटवीन एन एंटिटी एंड अदर पार्टीज, और टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस सच एज साइड अग्रीमेंट्स। तो ये सब चीजें जब हमें कंफर्म करानी हो, जब हमें अग्रीमेंट्स भी कंफर्म कराने हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कोई चीज कंफर्म करानी हो, तो वो भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो भी हम एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आया। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन क्या होता है आपके दिमाग में अभी तक फिट हो जाना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब जो आपका कन्फर्मेशन आप भेजते हो उसको आप कैसे डिजाइन करते हो, आपको अच्छे से फॉर्म करना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन, राइट। तो डिजाइन ऑफ अ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में डायरेक्टली अफेक्ट द कॉन्फर्मेशन रिस्पॉन्स। जिस तरह से आप अपना कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट बनाएंगे उसी पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि कितने लोग आपको सामने से जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो जितने अच्छे से आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट करोगे उतने ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे कंफर्मिंग पार्टी से। तो द डिजाइन ऑफ अ कंफर्मिंग रिक्वेस्ट में डायरेक्टली इफेक्ट द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट एंड द रिलायबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम रिस्पॉन्स। एंड हमें किस तरह के ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। वेरी गुड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम ये देखेंगे what are the factors considered, what are the factors to consider when designing the confirmation request। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया what do you mean by external confirmation and what are the external confirmation procedures,
तो क्या लिखोगे, जो हमने अभी पढ़ा अपनी क्लास में 4 पॉइंट्स पढ़े, आई होप वो चारों आपको याद हो गए हो कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें कंफर्म करानी है उसको ढूंढना होगा, डिटरमाइन करना होगा। सेकेंडली, हमें किस किस पार्टी को कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना है वो हमें सोचना होगा, और जिस तरह से हमें डिजाइन करना है अपना कॉन्फर्मेशन वो हमें करना पड़ेगा प्रॉपरली, और फॉलो अप अगर हमें चाहिए तो फॉलो अप भी हम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज एन एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर एंड हाउ डू यू डिजाइन अ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ये जो पॉइंट्स हम साथ में अभी पढ़ रहे हैं ये फैक्टर्स होते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं। दीज आर द फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग अ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। सो लेट्स डिस्कस ईच फैक्टर वन बाय वन सो दैट वील नो कि आपको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, कैसे बनाना है। आप ऑडिट पे जाएंगे, आपके प्रिंसिपल आपको भेजेंगे चलो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेज दो, डेटर्स के लिए कुछ इतना, क्रेडिटर्स के लिए कुछ इतना, इस एग्रीमेंट के लिए इतने भेज दो। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन क्या है तो क्या भेजेंगे, कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या करो, अभी से सीख लो ताकि आप अब जाके ऑडिट्स पे जाओ तो आपके लिए इजी हो जाए कॉन्फर्मेशन वगैरह एटलीस्ट भेजना। चलो, the factors to consider when designing the confirmation request include specific identified risk of material misstatement including fraud risk। मतलब सबसे पहले जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का कितना रिस्क है, इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड होने के चांसेस कितने हैं, उस हिसाब से आप क्या करोगे, उस हिसाब से अपने कंफर्मेशन को डिजाइन करोगे, उसी हिसाब से आप पार्टीज चूज करोगे जिनको आपको कंफर्मेशन भेजना है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टी को अप्रोच करने की ट्राई करोगे, और अगर रिस्क एकदम ही कम है, इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या है, कुछ पार्टीज को आप एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजोगे। तो जिस तरह से आप अपना कॉन्फर्मेशन डिजाइन करते हो वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है कि कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, कितने चांसेस हैं एक एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर कितने फ्रॉड होने के। हो गया हमारा पहला पॉइंट, किससे रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड। सेकंड है द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, जिस तरह से आपने कॉन्फर्मेशन का जो रिक्वेस्ट का लेआउट डिजाइन किया है, जिस तरह से आपने कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को प्रेजेंट किया है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी आपको रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं। एक तो आपने हर जगह क्या किया, अच्छे से आपका ड्राफ्ट नहीं किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दिया, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है इंफॉर्मेशन में, कहाँ ऑडिट जो आपका ऑडिटर है उसका एड्रेस मेंशन नहीं है, तो क्या सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी आपको रिस्पॉन्ड देगी, नहीं देगी। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से आप अपना कंफर्मेशन डिजाइन करते हो, इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल and it has to be in the proper layout. Okay, prior experience on the auditor or similar engagement। हो सकता है ऑडिटर दे, हो सकता है मैनेजमेंट ये बोल दे कि नहीं 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 हम भेजने नहीं देंगे ये कॉन्फर्मेशन, नहीं नहीं रहने दो इस पार्टी को मत भेजो। हो सकता है मैनेजमेंट क्या कर दे, आपको मना कर दे बीच में। तो इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तो ऑडिटर क्या करेगा इस केस में। अगर मैनेजमेंट नहीं मना कर दिया कि मत भेजो, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल। सबसे पहले मैनेजमेंट ये जानने की कोशिश करेगा कि वो क्यों मना कर रहे हैं हमें कंफर्मेशन भेजने के लिए। तो इंक्वायर द रीजन फॉर द रिफ्यूजल एंड सीक द ऑडिट एविडेंसेस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। अगर ऑडिटर को क्या करेगा, ऑडिटर पहले तो रीजन पूछेगा कि क्यों नहीं भेजना, भाई क्या बात होगी, क्यों नहीं भेजने दे रहे हो आप प्रूफ, और क्या करेगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा कि ये जो सामने वाले जो मना कर रहे हैं इसलिए नहीं भेजना, कि वो वैलिड रीजन है कि नहीं। तो उस रीजन का वैलिडिटी और रीजनेबलनेस आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट मना करेगा तो ऑडिटर सबसे पहले तो ऑब्वियस है कि जाके उससे पूछेगा भाई कॉज क्या है, फिर जो कॉज उसने बताया है उस कॉज को क्या वैलिडेट करेगा, रीजनेबल है कि नहीं ये ढूंढेगा, उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंसेस क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज evaluate the implication of the management's refusal on the auditor's assessment of the relevant risk of material misstatement, including the risk of fraud, and on the nature, timing and extent of the other audit procedures। मतलब क्या, मतलब ये कि ऑडिटर ये देखेगा कि सामने वाली मैनेजमेंट ने तो मुझे मना कर दिया, अब क्या होगा कि मैं एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेज नहीं सकता, और अगर मैं भेज नहीं सकता और क्या रिस्क है इस एंटिटी में, ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करेगा क्या बैलेंसेस, क्या अकाउंट बैलेंसेस के जो असर्शंस दिए हैं मैनेजमेंट ने उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस क्या हैं। अगर इस एंटिटी में रिस्क के चांसेस ज्यादा है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि अब मैं क्या करूं, दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करूं। मतलब इसने तो मना कर दिया एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर असेस करेगा कि रिस्क
क्या है। अगर रिस्क ही नहीं है तो चलो ठीक है, मना कर दिया, कोई बात नहीं, पर अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो ऑडिटर को कुछ तो ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा, ऑडिटर इवेल्युएट्स, ऑडिटर्स डू द असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस एंटिटी में होने के कितने चांसेस है, फ्रॉड होने के कितने चांसेस है, और उसको किस एक्सटेंट तक अपना ऑडिट प्रोसीजर्स अब परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन तो भेज नहीं सकता, तो कुछ दूसरा करना होगा। थर्ड क्या है, फॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन द रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर प्लान करेगा कि चलो ये तो मैं कर नहीं पाया, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेज नहीं पाया, तो मैं कौन से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता हूँ, कौन सी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करके इस बैलेंस जो भी मेरे को दिख रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी या उनका असर्शंस जो दिया है मैनेजमेंट ने उनको चेक कैसे कर सकता हूँ। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा। चलो वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हमें मैनेजमेंट मना कर दे आपको कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजना, तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर तीन चीजें करेगा। सबसे पहले जो उसने रिफ्यूज किया है मैनेजमेंट ने, उसके रीजन को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, उसको वो रीजनेबल है कि नहीं उसे चेक करेगा। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये देखेगा यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं, फ्रॉड रिस्क होने के कितने चांसेस हैं, और किस हिसाब से अब मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। और ऑडिटर लास्ट में क्या करेगा, ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को जानेगा, करेगा, ताकि वो ये चेक कर सके कि जो अकाउंट बैलेंसेस के असर्शंस है वो करेक्ट है कि नहीं। तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। चलो वेरी गुड, हमने तीन चीजें क्या पढ़ी, हमने ये पढ़ी कि मैनेजमेंट अगर मना कर दे तो आपको क्या करना है। चलो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में अगर कॉन्फर्मेशन पे कोई क्वेश्चन आया, क्या करोगे, आंख बंद करके जो जो हमने पढ़ा है वो पढ़ लोगे, लिख लोगे। चलो वेरी गुड, लेट मी ड्रिंक वाटर, यू ऑल्सो ड्रिंक वाटर। वेरी गुड। If the auditor concludes that the management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, अगर ऑडिटर, मैंने आपको बोला है पहले पॉइंट में, ऑडिटर कॉज पता करेगा कि भाई क्यों मना किया है। अगर जो मना किया है जिस रीजन से, अगर ऑडिटर को वो रीजन अनरीजनेबल लगता है, अगर ऑडिटर को लगता है तो फालतू में मुझे मना कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है इसीलिए मना कर रहा है, अगर ऑडिटर को ये रीजन अनरीजनेबल लगता है, or the auditor is unable to obtain the relevant and reliable audit evidences from the alternative audit procedure, अगर सबसे पहले तो ऑडिटर को मैनेजमेंट का दिया हुआ रीजन ही फालतू लग रहा है कि इसने जानबूझ के मुझे मना किया है, और सेकेंडली ऑडिटर कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहा इन बैलेंसेस को चेक करने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मतलब जो दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस होते हैं, जो एंटिटी को गवर्न करते हैं, जो एंटिटी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑडिटर क्या करेगा, उनसे जाके बात करेगा in accordance with essay 260. essay 260 relates with communication with those charged with governance. Okay, essays हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे भी, हमारे सारे essays हम अपनी क्लास में ट्राई करेंगे कवर करने को, ठीक है, और हम कर भी रहे हैं। So yes, the auditor shall also determine the implication for the audit and the auditor's opinion in accordance with essay 705. मतलब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये जानने की कोशिश करेगा क्या मुझे अपना ओपिनियन यहाँ मॉडिफाई करने की जरूरत है। ऑडिटर को लग रहा था कि क्या अब मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूं कि नहीं दूं, ऑडिटर वो डिटरमाइन करेगा इन अकॉर्डेंस विद essay 705. ऑलराइट, essay 705 किस पे है, अपने ओपिनियन के मॉडिफिकेशन पे, ऑडिटर के ओपिनियन के मॉडिफिकेशन पे। कौन सा ऐसे है, 705। तो ऑडिटर को इन केस अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट मना कर दे कि आप मत भेजो, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, ऑडिटर रीजन चेक करेगा और उसको अनरीजनेबल लगेंगे अगर, और अगर उसको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ऑडिटर दोज चार्ज विद गवर्नेंस से बात करेगा, जाके कम्युनिकेट करेगा और अपना क्या करेगा, अपना अपना जो ओपिनियन देना है ऑडिटर को ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ऑडिटर उस ओपिनियन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। चलो वेरी गुड, यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप so that I will know that you guys are understanding. Very good. So let me tell you guys one more thing, that whatever you're commenting right now on the YouTube live chat, I can't really see it. So after the lecture gets over, I'll be able to see it and maybe I'll reply it then. Okay. Hello. Now इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होती है, आपने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, राइट। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आई होप आपको अब सब क्लियर हो गया हो। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन एंगेजमेंट इन विच ईदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड्स वर नॉट ऑडिटेड। एक ऐसा ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें
पहले हो सकता है उस एंटिटी में जिसमें आप ऑडिट करने गए हो, उस एंटिटी ने कभी अपना क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं कराया, ये उसका फर्स्ट टाइम है ऑडिट कराने का। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब कोई एंटिटी फर्स्ट टाइम क्या करवा रही है, अपना ऑडिट करवा रही है अपनी बुक्स का, उन्होंने प्रायर पीरियड में कभी भी ऑडिट नहीं कराए हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडेसेसर ऑडिटर। हो सकता है कि पिछले साल तक कोई दूसरा ऑडिटर क्या कर रहा था, ऑडिट कर रहा था उनका, इस साल आप कर रहे हैं। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग, राइट। तो स्टार्टिंग में पहला ऑडिट मतलब क्या, जिस एंटिटी को आप ऑडिट करने गए हो उसका ऑडिट आपने कभी पहले नहीं किया, उसका ऑडिट किसी और ने पहले किया हुआ है, या फिर वो एंटिटी ने खुद ही प्रायर पीरियड में कभी ऑडिट नहीं कराया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग एंड ऑडिटिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या दो केसेस में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हम बोलते हैं, अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी ऑडिट ही नहीं किया, ये उसका फर्स्ट टाइम है, या फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, कोई दूसरे ऑडिटर से। चलो आपको समझ में आया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर आप ऐसी एंटिटी में जा रहे हो जहां पे पहले उसके अकाउंट्स क्या है, कभी ऑडिट ही नहीं किए हैं, तो आप इस साल अगर ऑडिट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली क्या होता है, जो जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। अब लास्ट ईयर के अगर अकाउंट्स ऑडिटेड ही नहीं है, तो आप कैसे ओपनिंग बैलेंस पे विश्वास कर लें कि जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं। सबसे ज्यादा मेन कंसर्न की बात क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस, कि अगर पिछले साल किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है या पिछले साल इस एंटिटी का ऑडिट ही नहीं किया है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं मैं कैसे उन पर रिलाई कर लूं, राइट। तो हम वही पॉइंट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे। Objective of the auditor with respect to the opening balances in conducting an initial audit engagement। मतलब ऑडिटर जब ओपनिंग बैलेंस देखेगा, चेक करेगा, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा ओपनिंग बैलेंस के बारे में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इन कंडक्टिंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर। चलो हम अब वन वन करके पढ़ेंगे कि जब ऑडिटर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पे जाता है, जब वो ओपनिंग बैलेंसेस को एनकाउंटर करता है, तो ऑडिटर क्या करता है, उन ओपनिंग बैलेंस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करता है, उनको चेक करने की कोशिश करता है, उनको वेरीफाई, उनको एग्जामिन करने की कोशिश करता है, ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या कर ले, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर ले ओपनिंग बैलेंस के बारे में, और ये जान ले कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, बोलो मेरे साथ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidences about whether। तो अब हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि किस किस के बारे में ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। चलो, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली इफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ऑडिटर ये चेक करने की कोशिश करेगा कि कहीं जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है उसमें किसी तरह का मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, जो पिछले साल से कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ या मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हों। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस में अगर कोई मिसस्टेटमेंट है तो उसको क्या करेगा, चेक करने की कोशिश करेगा, उस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि उसके करंट पीरियड, जो पीरियड का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है, उसमें किसी तरह का क्या हो, मटीरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। चलो, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड क्या करेगा ऑडिटर, appropriate accounting policies reflected in the opening balance। जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, जो जो पिछले साल हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की है, हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो पिछले साल हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से जो ओपनिंग बैलेंसेस बनाए हैं, इस साल भी करंट पीरियड में भी हम उनको कंसिस्टेंटली उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और चेंजेस देयर टू आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज में इस साल चेंज हुआ है तो properly accounted for है, and adequately presented and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework। अगर कोई changes हैं, अगर कोई accounting policies में change हुआ है तो हमने properly उसको क्या किया है,
एडिक्वेसी के साथ डिस्क्लोजर दिया है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले हमने क्या दो चीजें पढ़ी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा, सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना, जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहा है उसमें किसी तरह का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। तो ऑडिटर उसके अगेंस्ट जितने भी ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है वेरीफाई करने के लिए कि कोई ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, तो ऑडिटर चेक करेगा, पहली चीज चेक करेगा। ये तो ऑब्वियस चीज है, राइट? आप भी चेक करोगे ना कि करेक्ट है कि नहीं, तो वही चेक करेगा ऑडिटर भी। सेकंड चीज ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर ये चेक करेगा जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने पिछले साल यूज की थी, जिसके बिहाफ, जिसके बेसिस पे आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज इस साल कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है कि नहीं। और अगर नहीं हो रही है, अगर कोई चेंजेस है, तो क्या वो चेंजेस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या नहीं। तो ऑडिटर क्या करेगा, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए ये सारी चीजें क्या करेगा, चेक करेगा। वेरी गुड। चलो, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, आप लोग पता है क्या होता है। इधर दो केसेस में होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और ऑब्जेक्टिव। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिटर को जब ओपनिंग बैलेंस चेक करना होता है, तो ऑडिटर क्या दो चीजों का ध्यान रखता है कि वो मैक्सिमम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर ले, ये जानने के लिए कि कोई दिक्कत है या नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े। आई होप दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर इन योर हेड। नाउ you know what is external confirmation, what is initial audit engagement, what does an auditor do while checking the opening balances. So I hope आज का क्लास क्या हो, आपके लिए एकदम satisfactory रहा हो। ये क्लास में जितना भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किया, आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर हेड। एंड वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू गाइज दैट आपका जो ऑडिट का पेपर होगा उसमें ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपको 10 to 15 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके 45 तो यहीं पे ही हो गए, राइट? तो क्या है कि आप जब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, तो एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो भी हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, आपको क्लास में ध्यान देना है। जो मैं आपको फेसबुक में पढ़ा रही हूँ, सॉरी यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको ध्यान देना है। यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल ऑफ अनअकैडमी, जिसमें आपको जितना भी अपडेट्स मिल रहा है, जितने भी क्लासेस आगे होने वाले हैं, उसमें आप अपडेटेड रहें। इनफैक्ट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, विच इज फ्रॉम द नेम सी ए दीपिका राठी। आप क्या कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वी गाइज, आई कैन अपडेट यू अबाउट वट एवर आई एम टीचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व एनी डाउट्स यू कैन। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको मेरे साथ ऑडिट पढ़ना है ऑन द अनअकैडमी, you can subscribe on the Unacademy and can study audit with me live, which I'm teaching audit live right now on the Unacademy channel. And हमारे live doubt sessions भी होते हैं जिसमें हम डाउट क्लियर करते हैं, और हम अपने क्लासेस के साथ साथ ये मेक श्योर करते हैं कि आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाए सब्जेक्ट पे। एंड आपके एक सब्सक्रिप्शन पे आप सीए इंटर के जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। सो आई होप you guys will definitely take my advice, join it, and whatever you study till date with me, I hope you guys have understood it properly. So that is it for today. I hope you guys will have a good day, and yes, keep studying hard, and a lot of good luck to you guys. Bye bye.